माना कि तेरी दीद की काबिल नहीं हूँ मैं, माना कि तेरी दीद की काबिल नहीं हूँ मैं, मेरा शौक तो देख तेरा इंतज़ार ही काफ़ी है। जय हिंद फ्रेंड्स, बिहार पुलिस के एक और वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। लेकर आए हैं बिहार पुलिस का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो केडीवी एग्जाम सिलेक्शन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दें। और इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल केडीवी एग्जाम सिलेक्शन पर जाकर पीडीएफ को डाउनलोड अवश्य कर लें। आप लोग को पता होगा कि बिहार पुलिस का एडमिट कार्ड आ चुका है, समय अब नहीं बचा है, इसलिए आप लोग तैयारी में लग जाएं। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन का क्या कह रहा है। आज का पहला क्वेश्चन है 65 नंबर, 65 नंबर। इससे पहले 1 से 64 तक करवा चुके हैं। पाषाण काल से स्टार्ट किए थे और मॉडर्न हिस्ट्री तक ले जाएंगे। इसी में से लगभग सभी क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस स्थान पर रोम बस्ती मिली है। कह रहा है कि निम्न में से किस स्थान पर रोम बस्ती मिली है। देखिए रोम बस्ती मिला था अरिकमेंडू में। कहाँ मिला था? अरिकमेंडू में। इसीलिए इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर है। कह रहा है कि बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी। बुद्ध चरितम जो पुस्तक था उसकी रचना किसने की थी। देखिए बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने की थी। अश्वघोष ने। अच्छा अश्वघोष कौन था? तो अश्वघोष कनिष्क का दरबारी कवि था। दरबारी कवि था। जब कनिष्क ने पाटलिपुत्र विजय किया था तो उसमें कनिष्क को 3 चीज प्राप्त हुआ था। पहला अश्वघोष जो विद्वान था, दूसरा बुद्ध का भिक्षा पात्र, जो बुद्ध जिस पात्र से भिक्षा मांगते थे वो प्राप्त हुआ था, और तीसरा विचित्र मुर्गा। मुर्गा इसलिए विचित्र था क्योंकि सभी मुर्गा कुकरू कुक बोलता था, तो वो मुर्गा बुद्ध बुद्ध बोलता था, इसलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए कन्फ्यूजन कहाँ होता है, अगर बुद्ध चरित्र पुस्तक पूछ देगा तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा अश्वघोष। और हर्ष चरित्र पुस्तक के रचयिता कौन थे? हर्ष चरित्र पुस्तक के रचयिता थे बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था। देखिए चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के समय हुआ था। किसके समय हुआ था? कनिष्क के समय, इसीलिए इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। कहाँ में हुआ था? कुंडल वन में। और ये कुंडल वन कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में। पहला बौद्ध संगीति हुआ था राजगीर में, राजगृह में। इस समय राजा कौन थे? अजातशत्रु। दूसरा हुआ था वैशाली में। राजा कौन थे? कालाशोक। तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र। इस समय राजा कौन थे? अशोक। और चौथा बौद्ध संगीति हुआ था कुंडलवन कश्मीर में, और इस समय राजा कौन थे? कनिष्क। और चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने। चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान में। हीनयान के जो प्रवर्तक थे वो सभी लोगों ने गौतम बुद्ध को गुरु माना, और महायान वाला गौतम बुद्ध को भगवान माना, इसलिए इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी। तो देखिए गुप्त संवत की शुरुआत हुआ था 319 ईस्वी में। इसी समय चंद्रगुप्त प्रथम शासक बना था। और ये गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है इसको, क्योंकि इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए गुप्त वंश का संस्थापक था
श्रीगुप्त के बाद शासक बना था घटोत्कच, और घटोत्कच के बाद शासक बना था चंद्रगुप्त प्रथम। इसका विवाह लिच्छवी राजकुमारी के साथ हुआ था, इसीलिए ये वास्तविक संस्थापक बना और अपने साम्राज्य को आगे तक बढ़ाया। चंद्रगुप्त प्रथम ने पाटलिपुत्र में अपना राज्याभिषेक किया था, पाटलिपुत्र में अपना राज्याभिषेक किया था, इसीलिए इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर 69 नंबर का रहा है कि भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है। देखिए, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, समुद्रगुप्त को, और समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिच्छवी दौहित्र। लिच्छवी दौहित्र का मतलब होता है लिच्छवियों का पुत्र, क्योंकि समुद्रगुप्त का नानी घर था लिच्छवी। आपको बताए थे कि चंद्रगुप्त प्रथम का ससुरार्थ कहाँ था? लिच्छवी। देखिए, आपसे अगर पूछा जाए कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा था, किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था, तो एक लेखक थे विंसेंट स्मिथ। विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। क्या था? संगीत प्रेमी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर का रहा है कि चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आया था। तो देखिए, चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। देखिए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इसका वास्तविक नाम क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय। इसी को देवगुप्त भी कहते हैं, क्योंकि चंद्रगुप्त जो द्वितीय था वो अपनी तुलना भगवान से किया था, विष्णु से किया था। और इसके समय चीनी यात्री फाहियान आया था। फाहियान आया था धार्मिक संकलन के लिए, जो धार्मिक पुस्तक था उसको संकलन करने के लिए आया था। और फाहियान के अनुसार गुप्त काल में कठोर दंड प्रणाली नहीं था, इसीलिए इसका सही ऑप्शन ए हो जाता है। और इसका विवाह हुआ था ध्रुव देवी के साथ। ये भी पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का विवाह किसके साथ हुआ था, तो ध्रुव देवी के साथ। और एक हुआ था कुबेरनाग के साथ। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय ही इनके दरबार में नवरत्न थे, कालिदास, आर्यभट्ट ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि भारत पर हुनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था। देखिए, भारत पर हुनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुनों का आक्रमण हुआ था। और स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया और सक्रादित्य की उपाधि धारण किया था। सक्रादित्य की उपाधि धारण किया था। देखिए, स्कंदगुप्त ने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का मरम्मत करवाया था। सुदर्शन झील का मरम्मत करवाया था। आपसे पूछा जाएगा कि सौराष्ट्र का गवर्नर कौन था स्कंदगुप्त के समय, तो स्कंदगुप्त के समय सौराष्ट्र का गवर्नर था पर्णदत्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। स्कंदगुप्त के समय ही हुनों का आक्रमण प्रारंभ हुआ था और हुनों के चलते ही गुप्त काल का अंत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्तकालीन नवरत्न, आपको अभी बताए थे कि नवरत्न माने 9 रत्न होता है, किसके दरबार में थे, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसको चंद्रगुप्त द्वितीय कहते हैं, जिसको देवगुप्त भी कहते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने चांदी का सिक्का चलाया था, जिसको रूपक कहते हैं। जब शक को हराया था ना, तो ये चांदी का सिक्का जारी किया था, जिसको रूपक कहा जाता था। और इसके दरबार में 9 रत्न थे, जैसे में कालिदास हो गए, बराहमिहिर, आर्यभट्ट भी इन्हीं के दरबार में थे, आर्यभट्ट।
नागार्जुन हो गए, अमरकोश हो गए, अमर सिंह अमर सिंह ने अमरकोश पुस्तक की रचना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। तो देखिए नालंदा विश्वविद्यालय का कौन संस्थापक था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था कुमारगुप्त। इसीलिए इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक और नाम था महेंद्रादित्य। अगर ऑप्शन में कुमारगुप्त के जगह पर महेंद्रादित्य दे दिया होता तो सभी स्टूडेंट मार खा जाते हैं। तो कुमारगुप्त का ही नाम महेंद्रादित्य था, इसीलिए इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये ध्रुव देवी का पुत्र था। किसका पुत्र था? ध्रुव देवी का। और इसका पिता का नाम क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय। इन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे, जो अब खंडहर के रूप में है। अब देखिए 74 नंबर 74 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो पिछला बार ही बताए थे कि बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन। इसीलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया पुस्तक क्या क्या था? हर्षचरितम, बुद्धचरितम अश्वघोष लिखे थे और हर्षचरितम बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? बाणभट्ट के द्वारा। इनके द्वारा कादम्बरी लिखा गया था, कादम्बरी पुस्तक, और चंडी शतक। ये 3 पुस्तक याद रखिएगा। ये बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। बाणभट्ट कौन थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि। और हर्षवर्धन कौन था? तो वर्धन वंश का प्रतापी शासक था, जिसकी राजधानी पहले थानेश्वर थी, बाद में कनौज हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हर्षवर्धन की राजधानी थी। तो देखिए हर्षवर्धन की राजधानी कनौज थी, इसलिए इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। हर्षवर्धन की जो वर्धन वंश था उसकी राजधानी थानेश्वर थी। वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे? देखिए बता देते हैं आपको। वर्धन वंश के संस्थापक थे पुष्यभूति वर्धन, और इसके बाद शासक बने थे प्रभाकर वर्धन के 3 बेटा था, 2 बेटा 1 बेटी। एक बेटा का नाम था राजवर्धन, एक बेटा का नाम था हर्षवर्धन, और एक बेटी थी जिसका नाम था राजश्री। इसकी हत्या हो जाती है और बाद में हर्षवर्धन शासक बनता है। इसकी कहानी बहुत लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी यात्री वेनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? देखिए चीनी यात्री वेनसोंग भारत आया था 630 से 645 तक ये भारत में रहा था। इस समय हर्षवर्धन का शासन चल रहा था। किसका शासन चल रहा था? हर्षवर्धन का। इसलिए इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए वेनसोंग को नीतियों का पंडित कहा जाता है। वेनसोंग को नीतियों का पंडित कहा जाता है। वेनसोंग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। वेनसोंग के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था, उसका नाम था CU की। ये पुस्तक याद रखिएगा, वेनसोंग के द्वारा रचित पुस्तक था CU की। आपसे पूछा जाएगा कि जिस समय वेनसोंग भारत आया था उस समय चीन का राजा कौन था? देखिए जिस समय वेनसोंग भारत आया था उस समय चीन का राजा था तांगसुंग। और एक क्वेश्चन और इसके बारे में पूछा जाता है कि जिस समय ये नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहा था उस समय वहाँ के कुलपति कौन थे? देखिए नालंदा विश्वविद्यालय के वहाँ के कुलपति थे शीलभद्र। कौन थे? शीलभद्र। वेनसोंग भारत में 15 वर्षों तक रहा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 77 नंबर कि कनौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम विजय किसकी हुई थी। तो देखिए उस समय पटना का स्थान जो पाटलिपुत्र था उसका स्थान कनौज ले चुका था और त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था पालों के बीच, प्रतिहारों के बीच और राष्ट्रकूटों के बीच। ये तीनों के बीच कनौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। किसके किसके बीच? पालों के बीच, प्रतिहारों के बीच और राष्ट्रकूटों के बीच। ये तीनों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था और इसमें अंतिम विजय प्रतिहारों की हुई थी, इसीलिए इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। तो देखिए वो राष्ट्रकूट शासक कौन था? कृष्ण प्रथम, इसीलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वातापी किसकी राजधानी थी। वातापी का एक और नाम क्या था? बादामी। और एक किसकी राजधानी थी? चालुक्यों की। अच्छा, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? देखिए चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन द्वितीय था। और ये वातापी कहाँ था? कर्नाटक में था, कर्नाटक में। जब चालुक्य वंश का अंत हुआ तो उसके जगह पर राष्ट्रकूट वंश आया और पल्लव के जगह पर चोल आया था, इसीलिए इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 80 नंबर कि स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। तो देखिए स्थानीय स्वशासन चोलों की मुख्य विशेषता थी, जो यहाँ गांव में स्थानीय स्वशासन थी। चोलों में गांव में स्थानीय स्वशासन थी, इसीलिए पूछ रहा है कि स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। तो चोलों की। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय। और इसकी राजधानी कहाँ थी? तंजौर या तंजावुर। जो विजयालय थे ना उन जस्ट नीचे तमिलनाडु के नीचे था उस समय पांडव वंश का शासक। तब पांडव वंश के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर वहाँ अपने शासन किया था। ये स्वतंत्र शासक नहीं थे। इसके बाद शासक बने थे राजेंद्र प्रथम के बाद शासक बने थे प्रांतक प्रथम के बाद शासक बने थे राजराज प्रथम। उसके बाद राजेंद्र चोल शासक बने, उसके बाद कुलोतुंग शासक बने थे और अंतिम शासक थे चोल वंश के राजेंद्र तृतीय। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो केडीवी एग्जाम सिलेक्शन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दें। जय हिंद।